सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। और बेसिकली यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को विजुअलाइज कैसे किया जाए, कंटिन्यूटी से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमें कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है ना, कंटिन्यूटी के नेचर के बारे में पता है। जैसे किसी पॉइंट पे अगर हम किसी फंक्शन f का किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पे नेचर जानना चाहते हैं, मतलब कंटिन्यूटी देखना चाहते हैं, तो हाउ डू वी से दिस, दैट f ऑफ x एंड f ऑफ a मस्ट बी क्लोज इनफ, है ना, whenever x minus a x minus and a are is less than delta. क्लोज इनफ, है ना। एंड ये जो क्लोज है, ये दोनों अलग अलग हम लोग जस्ट नोटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एप्सिलॉन और डेल्टा नाम की दो चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये है f की कंटिन्यूटी यहाँ पर x इक्वल्स टू a पर। अगर हम लोग सीक्वेंशियल क्राइटेरिया देखें तो हम लोग यहाँ से ही सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जनरेट कर लेते हैं कि फॉर एवरी सीक्वेंस an कन्वर्जिंग टू a, our sequence, functional sequence f of an, है ना, that should converge to f of a। और यहाँ पे फॉर एवरी को ना भूलें, इसका मतलब होता है कि अगर हर सीक्वेंस जो an की तरफ जा रहा है, जो a की को कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि जितने भी पॉसिबल पाथ है ना, मतलब कोई पूछ सकता है कि हर सीक्वेंस क्यों लेते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर 2 सीक्वेंस 4 सीक्वेंस क्यों नहीं लेते। देखो, तो जितने भी पॉसिबल तरीके होते हैं, बिकॉज सीक्वेंस वो तरीका है जिससे आप किसी पॉइंट तक पहुंचते हैं। जैसे 1/n आपको 0 पे पहुंचाता है ना, 1 + 1/n आपको 1 पे पहुंचाता है। तो ये तरीका है, ये व्हीकल है जो आपको किसी पॉइंट तक रियल लाइन पे पहुंचाता है। तो जितने भी पॉसिबल तरीकों से आप किसी पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, सबसे चेक होता है, चाहे लिमिटिंग वैल्यू हो या लिमिटिंग नेचर हो या कंटिन्यूटी हो। कंटिन्यूटी में भी पहले लिमिट चेक की जाती है ना। उस नेचर को चेक करने के लिए आपको हर पॉसिबल पाथ से देखना होता है, तो इसीलिए हम लोग फॉर एवरी सीक्वेंस an को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इतनी बात क्लियर है, ये है कंटिन्यूटी की बात। अब कंटिन्यूटी में अगर मैं आपसे कहूं f इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल i, ठीक है, एंड i इज अ सबसेट ऑफ r, लेट अस से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि f इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ i। यही तो मतलब है ना, यही तो बात है। मतलब कंटिन्यूटी क्योंकि पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है, तो यही तो मतलब हुआ इसका। दूसरा, तो अगर हम, मतलब कंटिन्यूटी में भी यूनिफॉर्मिटी क्यों, व्हाई डू वी लुक फॉरवर्ड फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी? क्यों मैथमेटिशियंस को यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को स्टडी करने की जरूरत पड़ी, जबकि कंटिन्यूटी को हम किसी इंटरवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो कंटिन्यूटी हमारी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है, किसी इंटरवल पे एक्सटेंड करना है तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी ले लो, आगे ही पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूटी, ठीक। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये नोट है कि जो हमारी कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी है ना, वो है पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। क्या है? पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी, यानी कि ये पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, जहां पर वेर एज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो होती है, ये डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी होती है ना। दिस इज डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। अब डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ना। आपको अगर बात करनी है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, तो यू हैव टू कंसीडर सम डोमेन। किसी पॉइंट पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं बोला जाता। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए साइन x क्या x इक्वल टू 0 पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, आप बोलेंगे ये सवाल ही गलत है ना। क्यों? किसी पॉइंट पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का नोशन डिफाइन ही नहीं है। ये बुनियादी चीज है, बेसिक चीज है, इसको समझ लेना चाहिए। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्या मतलब। देखो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को अगर एक लाइन में मैं आपको समझाऊं, तो यूनिफॉर्मिटी in the graph along with continuity, यानी
कंटिन्यूटी तो हो किसी फंक्शन में, ठीक है, साथ में यूनिफॉर्मिटी भी हो। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, है ना, एक जैसा होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग एमएससी के पास आउट बच्चे बच्चे पढ़ा रहे हैं तो वो सारे के सारे बच्चे जो है वो ये एमएससी के पास आउट ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बच्चा बीएससी का भी है ना। तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कहाँ पर, फंक्शन के ग्राफ में। अगर बिल्कुल आसान भाषा में आपसे कहूं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज बेसिकली यूनिफॉर्मिटी इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अलोंग विद कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी प्लस यूनिफॉर्मिटी, दैट इज कंटिन्यूटी प्लस यूनिफॉर्मिटी। ये है आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी की हमको जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, मैंने आपको सिखाया था अगर मैं एप्सिलॉन डेल्टा से किसी चीज को बताऊं, है ना, तो अगर आपको x इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूटी की जरूरत है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर अगर मैं a के आसपास कोई पॉइंट लूं, इसका क्या मतलब है? यू आर चूजिंग योर इनपुट वेरी क्लोज टू a, ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट है, ये सपोज फंक्शनल वैल्यू है इसकी, लेट अस से ये है f ऑफ a, तो मेरा जो आउटपुट है यानी कि जो fx है वो किसके क्लोज होना चाहिए? f ऑफ a के क्लोज होना चाहिए। ये है कंटिन्यूटी एट ए। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, यानी कि आपने क्या गेम याद है ना आपको, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, है ना, योर फ्रेंड विल गिव यू एप्सिलॉन एंड यू हैव टू प्रोड्यूस योर डेल्टा। इतना याद है? बताइए यस और नो। हेलो, मेरी आवाज आ रही यस है? सर। यस सर। हाँ, तो ये याद है आपको कि यू हैव टू प्रोड्यूस दिस, हमने इस पे डिस्कशन भी किया जब लिमिट पढ़ रहे थे, और ये आपका आपका फ्रेंड आपको देता था, ठीक है। अब इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो मुझे कंटिन्यूटी अब इस पॉइंट पे चेक करनी है, x इक्वल टू बी पे, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर हम फिर से ये प्रोसेस करेंगे, x माइनस ए मस्ट बी लेस देन सम डेल्टा प्राइम इम्प्लाइज, सॉरी बी होना चाहिए, हम लोग बी की बात कर रहे हैं ना। जब हम लोग इनपुट बी के पास रखेंगे तो हमारा जो आउटपुट है यानी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी, दैट मस्ट बी क्लोज इनफ, और ये क्लोज जो है वो एप्सिलॉन प्राइम बोल सकता हूं मैं। यानी कि अब आपसे कोई सवाल पूछे, अगर मैं इसको एप्सिलॉन ही रखूं, यानी व्हाट इफ आई कीप दिस वैल्यू स्टैटिक, मैंने इसको एप्सिलॉन, मैंने मतलब मैं जो चाहता हूं वो ये एप्सिलॉन ही चाहता हूं, मतलब एफ एक्स के आसपास की जो विड्थ मुझे चाहिए वो मैंने फिक्स कर ली, इतनी विड्थ चाहिए मुझे। तो क्या आपका सेम डेल्टा काम करेगा? पहले वाला डेल्टा मान लीजिए इतना था, अब क्या इतने ही डेल्टा में आप मुझे बी के पास, यानी लेट अस से यहाँ पे एफ ऑफ बी है, ये ऊपर एफ ऑफ बी है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है एफ ऑफ बी, तो क्या इतनी विड्थ, ये जो विड्थ है एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन, इतने एप्सिलॉन के लिए सेम डेल्टा काम करेगा? यानी कि अगर मैं एप्सिलॉन सेम रखूं, यानी कि जो आउटपुट है मेरा मैं फिक्स कर दूं कि इतने में ही बैंड में, इतने बैंड में आना चाहिए या इतनी विड्थ में आना चाहिए, तो क्या आपका सेम डेल्टा काम करेगा? बिगर क्वेश्चन, इफ आई चूज सेम एप्सिलॉन, याद है ना आपका फ्रेंड चूज करता था एप्सिलॉन, सेम एप्सिलॉन फॉर सम अदर पॉइंट बी, अदर पॉइंट बी, then the bigger question is, can the same delta मतलब पीछे के केस वाला ए में जो आपको डेल्टा मिला था, सेम डेल्टा वर्क फॉर x इक्वल टू बी ऑल्सो? ये है क्वेश्चन। अगर ऐसा है, इफ द आंसर इज यस, है ना, मान लीजिए आंसर है यस, देन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इफ आंसर इज नो देन ओनली कंटिन्यूटी।
समझ पा रहे हैं? यानी कि पूरे डोमेन में एक, मान लीजिए एक पॉइंट आपने चूज किया x इक्वल्स टू a, इसके लिए आपके फ्रेंड ने ये इतने एप्सिलॉन के लिए आपसे डेल्टा मांगा, आपने कहा ये है मेरा डेल्टा, ये है इतना इतना डेल्टा आपने प्रोड्यूस किया, उसने कहा एक काम करो पॉइंट चेंज कर दो, x इक्वल टू b रख दो, है ना, यानी कि वो फंक्शनल वैल्यू कहीं यहाँ मिलेगी, है ना। और कंटिन्यूटी तो है, मानता हूँ, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए पहले कंटिन्यूटी तो होनी चाहिए, फिर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। वो क्या बोल रहा है, अगर मैं सेम, ये f ऑफ b है ना, ये f ऑफ a है, अगर मैं सेम विड्थ यहाँ भी एक्सपेक्ट करता हूँ, इफ आई एक्सपेक्ट द सेम विड्थ, मतलब इतने ही विड्थ मुझे चाहिए, तो क्या आपका सेम डेल्टा यहाँ पे काम करेगा? ये क्वेश्चन है मेरा। अगर काम करेगा इसका मतलब क्या है? इफ द सेम डेल्टा वर्क्स, इफ यस देन इसका मतलब क्या है? देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द ग्राफ। ठीक, और अगर नहीं, आपको डेल्टा चेंज करना पड़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्मिटी इज मिसिंग। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इज मिसिंग, एक एग्जांपल लेंगे, बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझ लेंगे। मैंने एक फंक्शन लिया है y इक्वल्स टू x, ठीक है, ये ग्राफ है इस फंक्शन का। मान लीजिए मैंने पॉइंट चूज किया है x इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं चाहता हूं, x इक्वल टू 1 चूज किया है, y इक्वल्स टू x ग्राफ है, मैं चाहता हूं यहां पे कंटिन्यूटी की बात हो, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए मैंने जो एप्सिलॉन चूज किया है, मान लीजिए वो उसकी विड्थ है इतनी, ये विड्थ है, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट दूसरा, तो आपने डेल्टा निकाला, आपने डेल्टा ये निकाल लिया। अब मैंने पॉइंट चेंज कर दिया, x इक्वल टू 2, है ना। x इक्वल टू 2 मतलब फंक्शनल वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? ये हो गई फंक्शनल वैल्यू 1, ये मिलेगी फंक्शन वैल्यू होगी क्या? 2। मान लीजिए मैं फिर से वही एप्सिलॉन चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ, मान लीजिए एफ एक्स, क्या होता है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होता है, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1 मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक, मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus a, x minus 1 less than delta, लेस देन। ध्यान से समझिएगा, डेलिकेट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना। आपने एक डेल्टा निकाला होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कंटिन्यूटी है तो डेल्टा मिलेगा। बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो? यस सर। है ना, डेल्टा यस सर, मिलेगा। कोई तो डेल्टा प्रोड्यूस किया होगा, है ना, ठीक है। अब मैंने और कहा पहले डेल्टा था तब तो हम कंटिन्यूटी चेक कर पाए। हाँ, अब हमने क्या किया, x इक्वल टू 2 चूज कर लिया, यानी कि f ऑफ 2, और मैं एप्सिलॉन सेम चाहता हूं, विद सेम एप्सिलॉन। तो क्या मुझे सेम डेल्टा से काम चल जाएगा? आंसर इज यस। क्वेश्चन है, कैन सेम डेल्टा वर्क? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ग्राफ में देखेंगे तो यूनिफॉर्मिटी है, मतलब अगर सपोज इतनी विड्थ में आपको, ध्यान से देखिएगा, इस बॉक्स में इमेज चाहिए, तो ये बॉक्स उठ के जाएगा, देखना ये ग्राफ के ऊपर ऐसे करेगा और आपको इतने बॉक्स के अंदर इमेज मिल जाएगी, ठीक। सिमिलरली अगर इतनी ही विड्थ आप 2 पे देंगे तो देखो ये ऊपर जाएगा, ये बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स की इमेज अगर आप चेक करेंगे तो ये देखो, बिल्कुल जितनी आपको चाहिए उतनी मिल रही है। बताओ मिली कि नहीं मिली? इसका मतलब सेम डेल्टा वर्क कर गया, है ना। इतनी विड्थ में आपका जो एप्सिलॉन चाहिए था 2 के आसपास भी, वो मिल गया कि नहीं मिल गया, जबकि आपने पॉइंट चेंज कर दिया, है ना। इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी है ग्राफ में, है ना। आंसर इज यस, इट इंप्लाइज यूनिफॉर्मिटी इज देयर, एंड y इक्वल टू x यू विल कम टू नो कि हाँ एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज देयर। अब अगर देखना, नाउ इफ fx इक्वल्स टू, देखना हाँ, 1 by x, ऑफ कोर्स x नॉट इक्वल टू 0, fx इक्वल्स टू 1 by x, इसका ग्राफ कैसा होता है?
देखिएगा, देखना बहुत जबरदस्त चीज आप देखने जा रहे हैं, और इसको समझ लिया तो किसी और एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ी। देखना, बताओ ये ग्राफ होता है, यस सर। ठीक। अब यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर। पूछ रहा हूँ, मान लीजिए आप एक पॉइंट चूज करते हैं, कंटिन्यूटी तो है ही है ना, मान लीजिए एक पॉइंट चूज करते हैं ये, ठीक। इसका फंक्शनल वैल्यू कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये मान लीजिए आपने x इक्वल टू लेटेस्ट से ये 5 चूज किया है, ये f ऑफ 5 है, यानी कि ये आपका आ गया 1/5, ठीक। मान लीजिए मैं इतना एप्सिलॉन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, समझिएगा कितना छोटा रखता हूँ, मान लीजिए इतना, ये एप्सिलॉन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस एप्सिलॉन के लिए अगर आपको डेल्टा चूज करना है तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसको पहले ऐसे ऐसे ऐसे, इतना बैंड चाहिए ना हमको, ये तो ये यहां, और ये कहां टच हो रहा है, यहां, ठीक है ना। कितना डेल्टा लगा, ये हिंदी तक सर लग गया ज्यादा। ये इतना डेल्टा लगा कि नहीं लगा। यस सर। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप यहां का एक पॉइंट चूज करें विच इज x इक्वल्स टू लेट अस से 1, ठीक है। सेम एप्सिलॉन, इतना ही एप्सिलॉन चाहिए मुझे, देखिएगा ये फंक्शनल वैल्यू है, ये 1 है, मुझे विड्थ कितनी चाहिए, मुझे विड्थ बस इतनी सी 1/5। कितनी चाहिए, 5 बोला किसने, 1/5। अरे नहीं 1/5। फंक्शनल वैल्यू थी, y इक्वल टू fx इक्वल टू 1 अच्छा यस सॉरी सॉरी। यस सर यस सर। मैंने ये जो एरो बनाया है ना, इतनी एक्चुअली width चाहिए, हम्म। तो इतनी विड्थ के लिए देखना, ये इतना प्लॉट करोगे, ये देखो एक्स एक्सिस पे देखना, ये कितना बड़ा डेल्टा चूज करना पड़ा आपको, पहले से छोटा। पहले से छोटा, बल्कि छोटा नहीं बहुत छोटा, इसको नाम यस सर। है डेल्टा प्राइम। क्लियरली सेम डेल्टा काम नहीं करेगा, अगर नो। सेम डेल्टा अगर आप यहाँ ले लें, इतना ही बड़ा डेल्टा ले लें, तो बस ग्राफ के ऊपर ऊपर दिखाऊंगा, यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, और इसकी फंक्शनल वैल्यू देखो आपको कहाँ मिलेगी, ये ऊपर लेके जाओ ऊपर लेके जाओ ऊपर लेके जाओ, ये और यहां से ये, यानी कि ये लगभग आपका इतना बड़ा ग्राफ बन जाए, यानी कि जो एप्सिलॉन आपको चाहिए इतना, और मिलेगा कितना, इतना। क्या ये आपको चाहिए, इतनी दूर चाहिए, इतनी की दूर थोड़ी ना दो चाहिए, सौ। इतने में चाहिए ग्राफ। आप समझ पा रहे हैं, सेम एप्सिलॉन के लिए दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा मिले, इसका मतलब साफ है कि ग्राफ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। नहीं है। और अगर इसको क्लियर देखना चाहते हैं तो चलिए फिर से इसी पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक। मान लीजिए आपने ये बनाया, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, देखना एक पॉइंट चूज करो यहां पर, लेट अस से x इक्वल्स टू 1, और एक पॉइंट चूज करो यहां पर, लेट अस से x इक्वल टू, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। अब इतना सोचकर बताइए, कंटिन्यूटी तो दिख रही है, अगर मैं 1 पे, ये f ऑफ 1 है, ध्यान से देखिएगा, ये f ऑफ 1 है, ठीक है, समझ लेना एक बार, समझ लेना अच्छे से। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एप्सिलॉन चाहिए, लेट अस से मुझे केवल इतना बड़ा एप्सिलॉन चाहिए, ठीक, कितना बड़ा, ये इतना, ठीक है ना। इस विड्थ को ध्यान रखिएगा, तो मुझे कितना बड़ा डेल्टा चाहिए होगा, अगर देखना कितना बड़ा डेल्टा चाहिए, इसके लिए बस ग्राफ को टच करवाओ, ये यहां से यहां, इतना बड़ा डेल्टा चाहिए, ठीक है ना। अब देखना, तो ग्राफ को मैं और अच्छे से आगे तक बना दूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये विड्थ देख रहे हो आप, इतनी बड़ी स्प्लिट आपको डेल्टा की मिल गई। अब क्या करोगे, इसको पूरे ग्राफ में हर जगह रख रख के देखोगे। नाउ व्हाट यू डू, यू मूव दिस स्लिट इन द होल ग्राफ, थ्रू आउट द ग्राफ, ये जो डेल्टा स्लिट है, ठीक है, इसको मैं डेल्टा स्लिट नाम दूंगा। अगर आपको हर जगह पे सेम एप्सिलॉन स्लिट मिल रही है, ये जो एप्सिलॉन स्लिट है,
तो समझ लो आपकी यूनिफॉर्मिटी है, अदरवाइज यूनिफॉर्मिटी नहीं है। समझ पाने? जैसे एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा बताइए इस टेबल की सरफेस में, ये ऊपर वाले सरफेस में, इसमें यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है, मतलब जो कारपेंटर ने काम किया है वो काम अच्छे से किया है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे? अपना हाथ लेंगे, है ना, ठीक है। इस हाथ को पूरे इस पे मूव करवाएंगे अलग अलग जगह। अगर कहीं Yes, sir. ऊपर नीचे दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, तो कहेंगे यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। और अगर ऐसा बिल्कुल समतल चलता चला जाएगा तो कहेंगे यूनिफॉर्मिटी है। बताइए सही है? तो इसको कहेंगे यूसी, इसको कहेंगे, पहले वाले को कहेंगे नॉन यूसी। ये बात समझ में आई? टेबल वाली बिल्कुल सेम। बहुत रियल एक बार थोड़ा रिपीट कीजिए, टेबल वाली बात एक बार रिपीट कीजिए सर। ओके, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको टेबल की यूनिफॉर्मिटी देखनी है ना, तो टेबल की यूनिफॉर्मिटी में आप क्या देखेंगे कि अगर आप हाथ लगा के देखेंगे, अगर हर तरफ प्लेन सरफेस है तो आपके हाथ में कभी इस प्लेन मोशन आएगा, तो समझ लीजिए वहां यस सर। यूनिफॉर्मिटी। अगर ऊपर नीचे आएगा तो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, ये बात है। सिमिलरली ग्राफ में आएंगे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 1 पे आपने ये किसी गिवन एप्सिलॉन स्लिट के लिए डेल्टा निकाला, तो ये डेल्टा निकल के आया। मुझे लगता है डेल्टा निकालने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, प्रोसेस समझ में। अगर नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। सर समझ में आ गया। हाँ, इसको ग्राफ के ऊपर लेके जाएंगे, फिर उतना देखेंगे कितने रेंज में वो एक्स गिर रहा है, ठीक है। वो जितने रेंज में ये रेंज गिरा, बस यही डेल्टा है आपका। इस डेल्टा स्लिट को हर जगह लगाइए, मान लो दूसरे पॉइंट पे लगाइए यहाँ पे। अगर आप इस डेल्टा स्लिट को यहाँ लगा देंगे तो देखिए ये यहाँ लगा दी, यानी कि आप इनपुट इस पूरी रेड लाइन से चूज कर सकते हैं। देखना जरा, f(6) क्या है, ये है, ठीक। ये देखिए ये कितनी बड़ी एप्सिलॉन स्लिट मिलेगी आपको, अभी देखिएगा, ये यस सर, बढ़ते जाएंगे। देखिएगा, ये यहाँ, और ये तो मतलब इतना तो हमने ग्राफ भी नहीं बनाया था। ये एप्सिलॉन, यस सर। इतना बड़ा एप्सिलॉन में स्लिट मिला, क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं है। नो सर. इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्मिटी। यस सर, नॉन यूनिफॉर्म। क्या आप में से किसी ने ऑब्जर्व किया कि इस नॉन यूनिफॉर्मिटी का रीजन क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि ग्राफ अगर वर्टिकल रूप से ऐसे वाई एक्सिस की तरफ बेंड करेगा तो नहीं होगा. तो यूनिफॉर्मिटी बहुत हाई चांसेस है कि नहीं होगी, है ना। जैसे जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यानी सिर्फ पॉजिटिव के लिए इस तरह से बनाए, आप देख के बता देंगे सर इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ का पॉइंट उठाएंगे ना, और एक कुछ एप्सिलॉन चाहिए तो बड़े छोटे से डेल्टा के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे स्मॉल डेल्टा काम कर जाएगा, यस सर। है ना। लेकिन ये डेल्टा कितना भी स्मॉल हो, अगर आपने यहाँ रख दिया तो कितना भी स्मॉल डेल्टा हो, ये आपको एक बहुत बड़ा हो जाएगा. एप्सिलॉन दिख जाएगा। बड़ा हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। बिल्कुल. ये बड़ा एप्सिलॉन। अब इसी को बहुत लोग रिजल्ट लिख पाते हैं, अगर ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल है, अगर स्लोप इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, स्लोप अनबाउंडेड है, तो नॉन यूसी होगा। अरे भाई ये कोई रिजल्ट थोड़ी है, ये तो कॉन्सेप्ट है ना। अगर सेम डेल्टा आप यहाँ चिपकाएंगे तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहीं पे ग्राफ को थोड़ा सा मोल्ड करूं, ठीक है, ग्राफ को थोड़ा सा मोल्ड करूं और मैं इसको कैसे रखूं, अगर मैंने कह दिया कि ज्यादा स्लोप में उछाल नहीं है, कुछ इस तरह का ग्राफ है, e टू द पावर x, ठीक है, देखना e टू द पावर x, यानी कि कुछ ऐसा शार्प जंप नहीं है, बड़ी स्मूथली चला आ रहा है, तो बताइए यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होगी कि नहीं होगी? देखो इतना ऊपर एलिवेशन जो है ना, ये एलिवेशन इतना होता नहीं है e टू द पावर x में। एलिवेशन जो है वो ऐसा रहता है ना, बहुत कम एलिवेशन रहता है, वो हम लोग बना देते हैं। सर e टू द पावर x उल्टा में आएगा ग्राफ, क्या यही रहेगा? e to the power -x है। चलो ये ले लो, ठीक है। यस सर. जिस दिन ये टाइपो निकालना छोड़ देंगे उस दिन काबिल हो जाएंगे हम लोग। देखो e टू द पावर x,
ये e to the power -x। अब देखिए -x है ना, मुझे हंसी आती है, बच्चे डाउट भी पूछते हैं तो ऐसा पूछते हैं, सर ये तो e to the power -x का लग रहा है। अरे भाई, जहां सीखना है वहां नहीं सीखेंगे आप, है ना। इसमें पूछिए, अगर पूछना है तो ये प्रोसेस है, इसमें पूछिए, किसी ना किसी फंक्शन का ग्राफ तो होगा। मैं सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें इतना वर्टिकल स्लोप नहीं है या इतना एलिवेशन नहीं है जिससे नॉन यूसी हो जाए, है ना। ये यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी। इसीलिए आप देख पाते होंगे कि y कह रहे हैं, fx इक्वल टू x जो है वो यूसी होता है, और fx इक्वल टू x स्क्वायर ऑन r ये नॉन यूसी होता है, ठीक है ना, नॉन यूसी होता है। तो नॉन यूसी का कारण क्या है? नॉन यूसी का कारण है इसका शार्प होना, इस तरह से। जो शार्प एलिवेशन है इसमें दिक्कत आती है, इसमें सेम डेल्टा काम नहीं करता है। ठीक, आइए डेफिनेशन बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए डेफिनेशन बनाते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। तो लेट f is from an interval or a subset of r, यानी कि i from r i to r, है ना। b कंटिन्यूअस, यानी कि पहली चीज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की क्या होनी चाहिए, कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक, कंटिन्यूअस है तो नाउ if for every epsilon positive there exists a delta such that fx minus fy less than epsilon whenever x and y are less than delta। अब देखना, यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, मैं चाहता हूं पहले आप उसको समझे तब मैं उसको डेफिनेशन में ऐड करूं। बड़ी समझने वाली बात है। जब कंटिन्यूटी देखते हो तो क्या देखते हो कि एक पॉइंट पे हमें किसी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन जब यूनिफॉर्मिटी देखते हो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी देखते हो, है ना, तो क्या देखते हो कि क्या हर किसी भी रैंडमली चूजन पॉइंट, कोई भी पॉइंट चूज करो, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी, पूरे डोमेन के अंदर वो सेम डेल्टा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेम एप्सिलॉन के लिए। क्योंकि एप्सिलॉन चेंज कर दोगे तो ऑफ कोर्स आपको डेल्टा चेंज करना पड़ेगा, है ना। उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी समझने की बात है। अगर मैं आपसे कह दूं विड्थ इतनी नहीं इतनी चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको डेल्टा चेंज करना पड़ेगा, है ना। तब तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा, सेम डेल्टा पे कॉन्सेप्ट बनता है, सेम एप्सिलॉन पे, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, हर पॉइंट के लिए डेल्टा मिलना चाहिए, सेम डेल्टा मिलना चाहिए। इसका मतलब पॉइंट के ऊपर दिस डेफिनेशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट। बताइए, इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट चूजन। इसलिए fx मतलब fx माइनस f ऑफ a ना लिख के fx और fy दो रैंडमली चूजन पॉइंट की फंक्शनल वैल्यूज, यानी x और y अगर आर्बिट्ररी क्लोज चूज किए जाएं, समझिएगा, है ना, यानी कि कोई भी दो पॉइंट x और y चूज किए जाएं जो आर्बिट्ररी क्लोज हो, किससे, डेल्टा से, है ना, तो उनकी जो फंक्शनल वैल्यू में डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आर्बिट्री के लिए होना चाहिए, यानी कि ये जो सेम डेल्टा विड्थ है, ये जो स्लिट आप डेल्टा स्लिट यहां बनाते हैं, इसको किसी भी दो एक्स वाई के ऊपर रख दें, समझ रहे हैं, वो सेम एप्सिलॉन स्लिट लेने चाहिए। समझ पाने? बिल्कुल। इसीलिए ये पहला पॉइंट है नोटिस करने वाला, और पहला पॉइंट है चेंज वाला। एक चीज मैंने और जानबूझ के इसमें मेंशन नहीं की है, वो मेंशन करनी चाहिए। वो मेंशन क्या है जो मेंशन करना चाहिए? अगर आर्बिट्रेरी जो बात कही, मतलब यूनिफॉर्मिटी की बात जो है वो और क्लियर हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि जो डेल्टा होना चाहिए दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट चूजन। कोई भी पॉइंट चूज करें, ये सेम डेल्टा से काम करनी चाहिए, यही तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, ठीक है। देन f is called uniformly continuous on I। तो यहां से एक और चीज क्लियर हो गई, ऑन आई से क्या क्लियर हो गई
कि डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है, पॉइंट बेस्ड नहीं है, एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं कह सकते, डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। अगर मैं आपसे कहूं, समझिएगा जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सीक्वेंशियल क्राइटेरिया बनाइए, क्या बनाओ? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो बताइए कैसे बताएंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया? अच्छा, सबसे पहले तो एक बात बताओ, पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, एक फिक्स पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते थे, तो जितने भी पाथ यानी जितने भी सीक्वेंस होते थे हम लोग कहते फॉर एवरी सीक्वेंस एन कन्वर्जिंग टू ए। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ लिखने की जरूरत होगी? यूनिफॉर्म है तो सर तो बहुत नहीं। यूनिफॉर्म है तो, यूनिफॉर्मिटी है तो आपको किसी भी तरह से एक फिक्स पॉइंट पे अप्रोच करने वाले सीक्वेंसेस की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है कि जब दो पॉइंट हम लोग आर्बिट्ररी चूजन पॉइंट जो है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्लोज हो। यही तो चॉइस, यही तो पॉइंट चाहिए, देखा ना? तब क्या होना चाहिए, जब ये लोग डेल्टा डिस्टेंस पे होंगे तो इनकी फंक्शनल वैल्यूज जो मिलेंगी, समझिएगा, इनकी जो फंक्शनल वैल्यूज मिलेंगी fx और fy, इनके बीच में एप्सिलॉन होनी चाहिए। ठीक, यही तो पॉइंट है। तो देखो क्या सीक्वेंशियल क्राइटेरिया बनेगा, फॉर एवरी सीक्वेंस an एंड bn सच दैट दोनों पैटर्न जो हैं वो क्लोज होने चाहिए। किससे क्लोज होने चाहिए? डेल्टा से, मतलब दोनों पास पास के होने चाहिए। तो क्या कहोगे? सच दैट an माइनस bn कन्वर्जिंग टू 0। बताओ नजदीक। ठीक है, मतलब या अगर डेल्टा एप्सिलॉन में लिखना चाह रहे हो तो चलो पहले डेल्टा एप्सिलॉन में लिख लो। लेस देन डेल्टा इंप्लाइज f ऑफ an माइनस f ऑफ bn मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। और लिमिट फॉर्म में लिखना चाह रहे हो जो कि ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक, ये वाला फॉर्म जो लिख रहा हूँ ये ज्यादा यूजफुल होता है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an माइनस bn इक्वल टू 0 implies limit n tends to infinity f of an minus f of bn must be 0। अब देखो इसकी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या रिमार्क में लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि द सीक्वेंसेस an and bn may not converge to some point। बताओ भाई, क्या मैंने ये कहा कि दो an और bn कन्वर्जिंग सीक्वेंस लेने हैं? बताइए। नो, मैंने ये कहा कि बस ऐसे सीक्वेंस ले लो जिनके बीच का डिफरेंस बहुत छोटा हो, है ना? यानी सर क्या हम लोग bn को n और an को लेट अस से n प्लस 1/n ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या आएगा? an माइनस bn, ये 1/n which converges to 0। that is absolutely fine। क्या कंटिन्यूटी में ये लिबर्टी थी कि आप नॉन कन्वर्जिंग ऐसे डाइवर्जिंग सीक्वेंसेस ले पाते हैं? बताओ। नहीं सर, नहीं सर, कंटिन्यूटी में बिल्कुल नहीं, है ना? लेकिन ये लिबर्टी भी आपको डेफिनेशन देता है, समझ पा रहे हैं? इसको ध्यान से समझिए, ये जो लिबर्टी है ये भी डेफिनेशन आपको देता है कि आप दो डिफरेंट सीक्वेंस बस ऐसे चूज करें कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो छोटा हो, है ना? किसी एक फिक्स पॉइंट पर कन्वर्ज होने वाले की हमें जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूटी की बात है, यहाँ जरूरत नहीं है। तो सीक्वेंस an एंड bn may not, इसको बॉक्स बंद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, नॉट कन्वर्ज टू सेम पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिमिलरली f ऑफ an और f ऑफ bn, है ना, सिमिलरली the output sequences f of an and f of bn, बस केवल उनका डिफरेंस जो है उसका आपको कन्वर्जेंस वो स्मॉल होना चाहिए, बस वो होना चाहिए, ठीक है? f of bn may not converge। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार डेफिनेशन पढ़ते समय बच्चे मिस कर देते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात पूरी हो चुकी है, चलिए शुरू करते हैं। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ये डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है?
कि कब हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को क्लेम कर पाए। तो इसमें पहला रिजल्ट है, एक एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, ठीक है, ये समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। पहला रिजल्ट, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल से डिफाइन, मतलब f जो है वो कंटिन्यूअस हो प्लस डिफाइंड कहां हो, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, तो क्या मिलता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मिलता है। कोई पूछे सर, है ना, कोई पूछे सर, ये रिजल्ट है, कोई पूछे सर f कंटिन्यूअस है और ओपन पे डिफाइन है, तो क्या कहोगे, मैं कहूंगा नॉट नेसेसरी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जांपल देखो, क्लोज में है ऑलवेज, ये रिजल्ट है ऑलवेज, ठीक है ना, ये रिजल्ट है ऑलवेज, और अगर ओपन में है तो नॉट नेसेसरली। एग्जांपल fx इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू ओपन 0 1, याद रखना, क्यों, क्योंकि वो जो शार्प एज आता है ना 1/x के ग्राफ में, ये जो आप ऊपर की तरफ इसका y एक्सिस की तरफ देखते हैं, ये x के जीरो के पास आने पर ऐसा होता है, यानी कि आप यहाँ का अगर कोई इंटरवल ले लेना तो शायद ऐसा बिहेव ना करे, जीरो के आसपास फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है, इसलिए ऐसा करता है। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल नॉट यूसी बट कंटिन्यूअस, ठीक। और वहीं पर अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन x ले 0 1 में, तो यूसी होता है, ठीक है ना। तो ओपन में आप गारंटी नहीं दे सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहला रिजल्ट, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा रिजल्ट, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस है और पीरियोडिक है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है। ऑलवेज any continuous function which is periodic is always UC. For example, अगर मैं आपसे पूछूं fx equal to sin x या cos x या tan x in open 0 to pi by 2, sin x is uniformly continuous on R, पूरे R में कंटिन्यूअस हो जाता है, समझ पा रहे, कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक। बताइए, क्लियर है। रिजल्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेट f बी कंटिन्यूअस ऑन ओपन ए बी, देखना ओपन ए बी पे कंटिन्यूअस, एंड लिमिट x टेंड्स टू a fx and limit x tends to b fx exist, मतलब अगर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, कंटिन्यूअस तो हो, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, भैया यूसी हो जाता है ऑन, ठीक है। एग्जांपल देखना चाहते हो, एग्जांपल देखना चाहते हो, कुछ नया मत देखो, पीछे देखो, ये देखो 1/x देख रहे हो, ये ओपन 0 1 में कंटिन्यूअस था, लेकिन ये यूसी नहीं हो पाया, क्या कारण रहा होगा, कारण बस इतना था कि एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा पाया, 0 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आती है, अगर लिमिट करा देता बात खत्म हो जाती है ना। तो अगर मैं आपसे अब एग्जांपल में पूछूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे एग्जांपल में पूछूं fx इक्वल टू 1/x, x बिलोंग्स टू 1, 2, ठीक है, आपको बताना है यूसी है कि नहीं। यस सर, यूसी है। हाँ यूसी है, क्यों है, आंसर इज यस, यूसी है, कारण है कंटिन्यूअस है प्लस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट एंड पॉइंट्स, ठीक है, एट एंड पॉइंट्स यूसी है। अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछूं, ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल पूछूं fx इक्वल्स टू कर्ली x,
x बिलोंग्स टू 0 लेस देन 1। बताइए यूसी है कि नहीं? यूसी है कि नहीं? तो सबसे पहले देखिए यूसी चेक करने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूटी है। यस, फंक्शन में कंटिन्यूटी है। उसके बाद क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? ग्राफ देख लेंगे। एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, यही तो देखते हैं। यस सर, है ना? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है सर। लिमिट एग्जिस्ट, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एक और तरीका है, पीरियोडिक नहीं है क्या ये फंक्शन? यस सर, पीरियोडिक है 1। ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये बड़े महत्वपूर्ण। अब कोई रिजल्ट बोले, देखना रिजल्ट लिखवाए, इफ ग्राफ ऑफ fx is parallel to y-axis, और रिजल्ट लिखवाए slope is unbounded, slope is unbounded implies not UC। तो बताओ ये रिजल्ट है कि ऑब्जर्वेशन? तो ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि पिछले जब हम लोग स्टडी कर रहे थे इसको डेफिनेशन वाइज, तो हमने इसको ऑब्जर्व किया था, तो ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक, स्लोप इज अनबाउंडेड। स्लोप अगर y एक्सिस की तरफ, इंफिनिटी की तरफ टेंड करने लगे, या फिर ग्राफ जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस होने लगे, तो नॉट यूसी होता है। ये कोई रिजल्ट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। ये रिजल्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, f अगर कंटिन्यूअस है, और सॉरी एक और रिजल्ट बाकी है, पहले वो कर लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, रिजल्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेट f बी कंटिन्यूअस ऑन r। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूरे r में कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस ऑन r। ठीक है, then f is uniformly continuous on each bounded सबसेट ऑफ R। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखना इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो कह रहा है अगर f पूरे R में क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक, मतलब कोई ऐसा फंक्शन है जो पूरे R में कंटिन्यूअस, उसके पास कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं। ऐसा फंक्शन हर बाउंडेड इंटरवल पे, हर बाउंडेड सबसेट पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। और आप जानते हैं बाउंडेड सबसेट दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज वाला a टू b, ठीक, या फिर एक तरफ क्लोज दूसरी तरफ ओपन, ये भी बाउंडेड है, या फिर एक तरफ ओपन दूसरी तरफ क्लोज, ये भी बाउंडेड है। और एक होता है प्योरली ओपन वाला, ये भी बाउंडेड है भाई, है कि नहीं? यस सर। तो अब आपको मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, इस रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा। कुछ सवाल पूछता हूँ। एक है fx इक्वल्स टू 1/x इज यूसी ऑन ओपन 0 1, पहला ट्रू या फॉल्स। दूसरा fx इक्वल टू x स्क्वायर इज यूसी ऑन r, ट्रू और फॉल्स। और तीसरा सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ये है कि fx इक्वल्स टू x स्क्वायर इज यूसी ऑन सपोज 0,1 एंड क्लोज्ड 0,1। बताइए, आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। लिखे हुए रिजल्ट्स यानी कि जो समझी हुई चीजें हैं उसको आप लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहला वाला
फॉल्स है, नॉट यूसी है। क्यों? दूसरा भी false। 1/x में आप देख चुके हैं कि एज x अप्रोचेस टू 0 यूसी जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। यस सर। लेकिन ऊपर वाला रिजल्ट, कोई कहे कि सर ऊपर वाला रिजल्ट इस्तेमाल हो जाएगा, आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले रिजल्ट का प्राइमरी कंडीशन ये है कि फंक्शन हमारा पूरे आर पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। बताइए 1/x क्या पूरे आर पे कंटिन्यूअस है? नो सर, ये तो खुद जीरो पे ही नहीं है। 0 पे फेल हो रहा है, ठीक है। Yes। लेकिन ये रिजल्ट स्ट्रिक्टली, इसीलिए मैंने इस बात को बॉक्स में बंद कर लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस होना। तो ये तो फॉल्स हो गया। सेकंड वाला फॉल्स हो गया, किससे? ये ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन से फॉल्स हो गया सेकंड वाला। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? इस तरह का, जो कि वर्टिकल होता है, स्लोप अनबाउंडेड है, वाई एक्सिस की तरफ है, पूरे आर पे तो यूसी नहीं होगा, ठीक। तीसरा वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर। हाँ, तीसरा वाला ट्रू है। और ट्रू होने की वजह क्या है? ट्रू होने की वजह है ये वाला रिजल्ट, एक्स स्क्वायर। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो पूरे आर पे कंटिन्यूअस है। पहले तो इसको समझिए, बिल्कुल सर। ठीक है, आर पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो रिजल्ट के हिसाब से देन इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ईच बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, ठीक है ना। तो भाई ये जो इंटरवल कंसीडर किए गए, चाहे ओपन हो या क्लोज हो, ये रहे तो बाउंडेड ही है ना। है ना, है तो बाउंडेड ही ना, समझ यस पा रहे सर। हैं? तो इसीलिए ये ट्रू है, एब्सोल्युटली ट्रू है, इट इज यूसी। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ये नोट है। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, क्वेश्चन है, इज एवरी कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड फंक्शन। कई बार लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि सर कंटिन्यूटी के साथ अगर बाउंडेडनेस मिला दी जाए, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं 1/x जो है वो फेल हो गया, यूसी नहीं हो पाया, या जिसके ग्राफ y एक्सिस की तरफ अपर ऐसे इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स y एक्सिस, उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि ग्राफ अनबाउंडेड है, फंक्शन अनबाउंडेड है। बताइए यस और नो, है ना। तो उनको ये भ्रम हो जाता है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अनबाउंडेड होने की वजह से हो रहा है। तो क्या मैं अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन के साथ बाउंडेडनेस दे दूं, इज एवरी कंटिन्यूअस बाउंडेड फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस? ये $1,000,000 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और नॉट, है ना, इसका आंसर पता करना इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन दो तरह से है, पहले तो ये भ्रम टूटता है ना, और दूसरा, पहला ये भ्रम टूटता है और दूसरा आपको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया इसको प्रूव करने में, है ना, तो उसको भी समझने में आसानी होती है। तो सोचिए, 30-40 सेकंड विचार करिए। देखिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है ना, इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। मैंने कहा पहला इस तरह का भ्रम टूट जाता है, ये जो चीज आती है अनबाउंडेड होना, और दूसरा क्या होता है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया इस्तेमाल करना आ जाता है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आंसर इज नो। अगर जवाब नहीं है तो यू हैव टू गिव एन काउंटर एग्जांपल, है ना। तो व्हाट इज दैट काउंटर एग्जांपल, ये भी देख लीजिए। तो जो काउंटर एग्जांपल है वो है fx इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर ऑन आर। ये कंटिन्यूअस तो है बट यूसी नहीं है, कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली। इसको प्रूव करेंगे हम लोग। क्या एग्जांपल हमने लिया? एग्जांपल लिया है fx इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन आर। देखिएगा ऑन आर लिया है ना। इंटरवल जो लिए जाते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में, उनका भी बड़ा महत्व है, ठीक, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखो ये जरा सा बच गया। अगर मैंने फंक्शन को कुछ ऐसा लिया होता, क्या, साइन ऑफ 2x + 1 ऑन आर, तो ये अपने आप यूसी हो जाता। बताओगे कैसे? बताओगे कैसे? पता है कैसे? बिकॉज एक तो ये कंटिन्यूअस है,
यस सर। और दूसरा पीरियोडिक है, तो रिजल्ट नंबर 2 से यूसी हो जाता है। ठीक है ना, पीरियोडिक है ना, क्यों पीरियोडिक है? अंदर वाला फंक्शन देखो लीनियर है, यही तो समझाया था, साइन कॉस के अंदर वाला फंक्शन Yes. लीनियर हो तो पीरियोडिक होता है। पीरियड जो है वो आधा हो जाएगा 2 की वजह से, डिवाइड बाय पाई। यस सर। ठीक, ये चीज हमें पता है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है, ये टर्म नॉन लीनियर है, इसलिए ये जो पूरा फंक्शन है ये नॉन पीरियोडिक, तो ये रिजल्ट तो इसमें लगने से रहा, ये रिजल्ट इसमें नहीं लग पाएगा। सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये कंटिन्यूअस और बाउंडेड दोनों है? बाउंडेड तो है सर, क्योंकि -1 +1 आएंगे और कंटिन्यूअस भी है। साइन, हाँ कंटिन्यूअस भी है और बाउंडेड भी है। साइन एक्स स्क्वायर में कंटिन्यूटी थोड़ी लूज होगी, बाउंडेडनेस थोड़ी लूज होगी, है ना? नो। अब देखिए कैसे ये नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, इसको समझिए। दो सीक्वेंस ले लीजिए an और bn, कैसे लेंगे? ऐसे ले लीजिए जो जिनका डिफरेंस जो है वो 0 पे जा रहा हो। तो देखो, एक ले लो स्क्वायर रूट ऑफ n पाई और दूसरा ले लो स्क्वायर रूट ऑफ 2n + 1 पाई बाई 2। अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो an - bn कहाँ जा रहा है, देख सकते, देखो दोनों ही नॉन कन्वर्जिंग है, अगर आप नोटिस करें तो, है ना? यस सर। दोनों ही इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, लेकिन स्क्वायर रूट लेने का थोड़ा सा मकसद है, अगर आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर है इसलिए लिया गया। पहले an - bn देख लेंगे, n पाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, है ना? देखते हैं भाई कहाँ जा रहा है। अब इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा बताओ? n पाई से n पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना? ऊपर क्या आ जाएगा? यस सर। पाई बाई 2 अपॉन, यस सर, वही बचेंगे। और नीचे क्या आएगा भाई? रैशनलाइज करेंगे ना, नीचे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ n पाई प्लस पाई बाई 2। बताइए क्या ये सीक्वेंस 0 पे जाएगा? यस सर जाएगा। ठीक है, समझते जाइएगा, है ना? 0 पे जा रहा है। अब जरा बात करेंगे आउटकम सीक्वेंस की, यानी f ऑफ an माइनस f ऑफ bn कहाँ जा रहा है उसको देखिए। देखो जरा, f ऑफ an कहाँ जा रहा है? f ऑफ an का मतलब क्या? साइन n पाई है। अब समझ गए होंगे स्क्वायर रूट क्यों लिया था, जानबूझ के लिया है। बिना स्क्वायर रूट के भी ये डिफरेंस 0 पे जाएगा, है ना? लेकिन फिर पाई बाई 2 पे चला जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट लेने की वजह माइनस। दूसरा साइन 2n + 1 पाई बाई 2, ये सीक्वेंस कहाँ जाता है? 0 पे। ये कहाँ जाता है? 1 पे। डिफरेंस कहाँ जाएगा? 1 पे। नॉट कन्वर्जिंग टू 0। बताइए, प्रूव कर लिया? तो इसका मतलब क्लियर, यहाँ भी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का क्लियरली नॉट यूसी। बताइए क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर, है ना, नॉट यूसी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक बट नॉट यूसी, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये आपने प्रूव कर लिया कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन, एक बाउंडेड फंक्शन भी नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो सकता है ना? नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो सकता है। इनसे बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल के आएंगे। अब देखिए, अब जो सीखने हम लोग जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, चलिए समझेंगे ये क्या है। अच्छा, कंटिन्यूअस फंक्शंस के पास अगर आप कोई बाउंडेड फंक्शन रखते थे, समझिएगा, यानी इनपुट में आप कोई बाउंडेड सेट देते थे उनको, कंटिन्यूअस फंक्शन को, तो क्या रिजल्ट में बाउंडेड सेट मिलता था? आंसर इज नो। क्यों? याद करो, 1/x को आपने एक बाउंडेड सेट ओपन 0 1 दिया था, जिसका रिजल्ट उसने क्या दिया था? 1 to infinity, अनबाउंडेड, है ना? यानी कि कंटिन्यूअस केस में ये सही नहीं है, लेकिन अगर आप एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐसा देंगे, है ना, तो हमेशा एक बाउंडेड सेट को वो एक बाउंडेड सेट में मैप करेगा, यानी कि इमेज ऑफ अ बाउंडेड सेट अंडर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैप इज बाउंडेड सेट। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप किसी कंटिन्यूअस फंक्शन में इनपुट जो है वो एक कॉची सीक्वेंस रखते थे,
ठीक, यहाँ पे तो रिजल्ट में क्या हमेशा कॉची सीक्वेंस मिलता था? आंसर इज नो। क्यों? फिर ये से और यहाँ आ मिला। जाओ, यहाँ आ जाओ 1/x में, 1/x में जरा 1/n इनपुट रखो, ये कॉची सीक्वेंस है 1/n, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची। 1/n का आउटपुट क्या आएगा बताइए? n हो जाएगा, यस विच इज डाइवर्जिंग। तो सोचो उसने एक बाउंडेड सीक्वेंस को अनबाउंडेड बनाया, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस को नॉन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सीक्वेंस, और एक कॉची सीक्वेंस को नॉन कॉची सीक्वेंस में बदल दिया। लेकिन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन ऐसा कभी नहीं करेगा, है ना? सो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन के में ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती हैं। अब इसी ये जो कॉची वाली है, इसी को लोग ऐसे लिख देते हैं कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी आप देते हैं किसको, यूसी को, तो वो आपको रिजल्ट में एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे देगा। यानी कि अगर मोटे मोटे तरीके से कहें, है ना, तो कंटीन्यूअस फंक्शंस आर वेरी वेल बिहेव्ड फंक्शंस, वेरी वेल बिहेव्ड, यानी कि उनको आप जिस तरह का इनपुट देंगे, इन रिजल्ट आपको वो उसी तरह का आउटपुट दे देंगे। मतलब इनपुट के साथ कोई डिस्टरबेंस, कोई छेड़छाड़ नहीं करते, जिस तरह का आप इनको इनपुट देंगे उसी तरह का आउटपुट दे देते हैं। क्या अभी आपको मोटिव समझ में आया कि क्यों मैथमेटिशियंस ने कंटिन्यूटी से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ढूंढना शुरू कर दिया? इन प्रॉपर्टीज की वजह से, इन प्रॉपर्टीज की वजह से उन्होंने कोशिश करी कि यार अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मिल जाए तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह की मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ेगी, जैसा हम इनपुट देंगे आउटपुट भी वैसा ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टीज, उसकी डेफिनेशंस हमने डिस्कस करी, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स उसके रिगार्डिंग। इतना कंप्लीट पैकेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो चाहे नेट हो, गेट हो, है ना, या आईआईटी जैम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में नहीं छूटेगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।